हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता। तो ये है 6 सितंबर करंट अफेयर्स गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। आपको कोई भी डाउट आता है, कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी आपका फीडबैक है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद विषय गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे अपडेट्स यहीं पे आते हैं, इसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये करंट अफेयर्स आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सबके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितने भी एग्जाम्स आजकल हो रहे हैं तो उन सभी में यही पैटर्न देखा जा रहा है कि करंट अफेयर्स की जो महत्वता है, जो इंपॉर्टेंस है, वो बढ़ती जा रही है, बहुत ज़्यादा है। गाइस, स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूँगा कि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर यानी एफआरओ का जो उत्तराखंड के अंदर पीसीएस एफआरओ का जो मेंस है, तो उसकी टेस्ट सीरीज चल रही है। आप उसकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ सचिवालय में जीएस की पूरी प्रिपरेशन के लिए जो आपको प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस में हेल्प करेगी, उसको आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इन करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स को रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबके लिए आप 7665804421 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। तो ये नंबर है, आप इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले GS2 से न्यूज़ आ रही है, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हु हैड टेन्योर्स लेस देन 100 डेज। देखिए, कुछ चीफ जस्टिस जैसे अपॉइंट किए गए हैं हाल ही में, जो जस्टिस यू ललित जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 49th चीफ जस्टिस अपॉइंट हुए हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। उनका जो टेन्योर है वो 100 दिन से कम का है, यानी कि 3 महीने से भी 3 महीने के लगभग उनका टेन्योर रहेगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। तो जस्टिस उदय उमेश ललित यानी कि यू ललित, सॉर्न इन एज द 49th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, विल बी द 6th हेड ऑफ द इंडियन जुडिशरी टू हैव अ टेन्योर ऑफ लेस देन 100 डेज। तो यानी कि ये छठे जज हैं इस रूप में कि जिनका कार्यकाल 100 दिन से कम का रहेगा। ललित विल डिमिट ऑफिस ऑन 8 नवंबर विद अ टेन्योर ऑफ 74 डेज। तो इनका ऑफिस जो है कुल 74 डेज का रहेगा, यानी कि 2 महीने से 14 दिन और एक्स्ट्रा हैं। तो सिर्फ इनका आप कह सकते हैं 2.5 महीने का इनका कार्यकाल रहेगा और 8 नवंबर को ये अपनी पोस्ट से रिटायर हो जाएंगे। इनकी 65 ईयर्स हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट जजेस जो हैं वो रिटायर हो जाते हैं जब वो 65 ईयर्स के होते हैं, और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं वो 62 ईयर्स की एज में रिटायर होते हैं। जस्टिस कमल नारायण सिंह जो कि सीजीआई थे 25 नवंबर 1991 से और 12 दिसंबर 1991 तक, उनका टेन्योर 18 दिन का रहा। सिर्फ 18 दिन के लिए वो चीफ जस्टिस बने भारत के। जस्टिस एस राजेंद्र बाबू, उनका टेन्योर 30 दिन का था। उसके बाद जस्टिस जेसी शाह, उनका टेन्योर 36 डेज़ का रहा है। जीबी पटनायक का टेन्योर 41 डेज़ का रहा है। और उसके बाद जो जस्टिस LM शर्मा हैं, उनका टेन्योर 86 डेज़ का रहा है। तो बात ये आती है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इनका टेन्योर जो है बहुत छोटा है, 3 महीने से भी कम का टेन्योर है, विद रिटायरमेंट शेड्यूल फॉर 8 नवंबर। ही विल ऑल्सो ओनली विद द सेकंड CGI टू हैव बीन अपॉइंटेड डायरेक्टली फ्रॉम द बार। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, यानी कि जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, उसके अंदर ऐसा हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जैसे कि जजेस को अगर आपको बनना है, आपको जज बनना है, तो पहले आपको या तो डिस्ट्रिक्ट जज बनना होगा PCSJ निकालने के बाद, और PCSJ निकालने के बाद जब आपकी कुछ टाइम की सर्विस हो जाएगी तब आप हाई कोर्ट के जज बन जाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए आपको हाई कोर्ट में आपको 10 साल तक की सर्विस हो जानी चाहिए आपकी, या 5 साल की सर्विस हो जानी चाहिए, तब आपको एलिवेट किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक फैसिलिटी और है कि अगर आप एक बहुत डिस्टिंग्विश्ड लॉयर हैं, बहुत एक हटके एक लॉयर हैं, आप बहुत अच्छे जुडिशरी में आपने काम किया है, काफ़ी हेल्प की है, तो आपको डायरेक्ट बार से एज अ लॉयर से आपको डायरेक्ट जज बनाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। तो जस्टिस यू ललित का जो केस है वो कुछ ऐसा ही है। उन्होंने हाई कोर्ट में सर्व नहीं किया, वो डायरेक्टली बार से उनको अपॉइंट कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर एज अ जज। तो इसके वजह से ये दूसरे ऐसे CGI बन गए हैं जिनको डायरेक्टली बार से सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के बाद ये CGI भी बने हैं, यानी कि विदाउट सर्विंग एज ए जज ऑफ अ हाई कोर्ट, यानी कि इन्होंने हाई कोर्ट के जज के रूप में सर्विस नहीं की है। तो चीफ जस्टिस कौन बन सकता है? तो पहली बात तो भारत का नागरिक होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। अब या तो उसने 5 साल की नौकरी की हो जज के रूप में, हाई कोर्ट में सर्विस दी हो अपनी, या किसी भी दो हाई कोर्ट्स में भी हो सकता है ऐसा, और 10 साल तक उन्होंने एडवोकेसी की हो हाई कोर्ट में। तो या तो 10 साल तक एडवोकेसी हाई कोर्ट में की हो और 5 साल तक जजी की हो, तब जाकर वो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के काबिल हो पाते हैं। या इन द ओपिनियन ऑफ द प्रेसिडेंट अ डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट। और ये भी हो सकता है कि अगर प्रेसिडेंट की ओपिनियन में वो एक डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट हैं, यानी कि बहुत ही अच्छे, उनके अंदर एक अलग ही प्रतिष्ठित एक विधिवेत्ता हैं, तो उनको डायरेक्टली अपॉइंट किया जा सकता है बार से सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। तो CGI को अपॉइंट कौन करता है? अगर हम ये देखें तो CGI एंड द अदर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, इनको अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा अंडर आर्टिकल 124 का क्लॉज 2। तो 124 आर्टिकल का जो क्लॉज 2 है, उसके तहत जो
प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट करते हैं CGI के जजेस को, और उन जजेस में से एक पर्सन को चीफ जस्टिस बना दिया जाता है। तो ये मेंशन किया गया है आर्टिकल 124 में दैट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट इज टू बी डन आफ्टर कंसल्टेशन। तो इट इज मेंशनड इन आर्टिकल 124 दैट अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट इज टू बी डन आफ्टर कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो आर्टिकल 124 में ये भी मेंशन है कि प्रेसिडेंट जो है कंसल्ट करेंगे जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के साथ एज द प्रेसिडेंट में डीम नेसेसरी। आर्टिकल 217 ये हाई कोर्ट के लिए कहता है कि विच डील्स विद द अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट जजेस, की जजेस जो हाई कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करना है वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा होगा। सेज द प्रेसिडेंट शुड कंसल्ट द CGI गवर्नर एंड चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कंसर्न। तो यानी कि जो हाई कोर्ट, जिस हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करना है, तो प्रेसिडेंट जो है CGI से कंसल्ट करेंगे, उस स्टेट के गवर्नर से, उस स्टेट के चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट से, जो वो स्टेट होगा उस स्टेट का जो हाई कोर्ट है, तो उस हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस से भी कंसर्न किया जाएगा अगर हाई कोर्ट में जजेस को अपॉइंट करना है। तो जो टेन्योर है CGI का वो 65 ईयर्स तक का होता है, या तो वो अपनी 65 ईयर्स तक की एज अटेन कर ले और हाई कोर्ट में 62 ईयर्स तक की एज अटेन कर लें। व्हाट इज़ द सिस्टम फॉलोड फॉर रिकमेंडिंग एंड अपॉइंटिंग जजेस, अगर हम देखें तो कई समय से अगर हम देखें तो पिछले 2 दशकों से कोलेजियम सिस्टम हो रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट 5 जजेस होते हैं, जिसमें कि एक CGI होते हैं और 4 जजेस और होते हैं, वो 5 जजेस का एक पैनल बनता है और वो नेम्स को रिकमेंड करता है टू द लॉ मिनिस्ट्री। जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है वो उनके पास जाता है, फिर वहाँ से वो प्रेसिडेंट के पास जाते हैं वो नाम, और वो नाम पे फिर अगर प्रेसिडेंट मोहर लगा देते हैं, सरकार मोहर लगा देती है, तो वो उन लोगों को अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ जजेस। The more than 2 decades old collegium system is followed in the appointment of judges, consisting of 5 senior most judges of the Supreme Court and the High Courts। तो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो उसमें 5 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। गवर्नमेंट गेट्स अ बैकग्राउंड इंक्वायरी डन बाय द इंटेलिजेंस ब्यूरो। गवर्नमेंट जो है उनकी एक इंक्वायरी निकलवा देती है उन सभी लोगों की IB के द्वारा, क्योंकि IB जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है, गृह मंत्रालय के अंदर आती है, और भारत की आंतरिक सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार एजेंसी है वो IB ही है। तो इसलिए जो IB है वही इन सब लोगों के बारे में पता लगाती है एट टाइम्स फ्रॉम द नेम्स फर्स्ट सजेस्टेड फॉर अपॉइंटमेंट बाय द कोलेजियम। तो जब पहली बार कोलेजियम के द्वारा नाम सजेस्ट किया जाता है तभी से लेके और बाद तक IB उनके बारे में सब चीज़ें पता लगाती हैं कि इनका जो बैकग्राउंड है, इन पर्सनस का जिनका नाम सजेस्ट किए गए हैं कोलेजियम के द्वारा, उनका बैकग्राउंड क्या है। While the government can also raise objections, usually the collegiums will prevails। सरकार कभी कभी कुछ ऑब्जेक्शंस भी उठा सकती है किसी नाम के पर्टिकुलर के ऊपर, लेकिन फिर भी जो कोलेजियम की बात है, जो कहा जा रहा है कि डेमोक्रेटिक वे में तरीके से काम होना चाहिए, लोकतांत्रिक वे में, तो उस चक्कर में जो कोलेजियम की बात है उसको माना जाता है ज़्यादा, उसको ऊपर रखा जाता है। द टर्म कोलेजियम इज़ नॉट मैंशनड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कोलेजियम शब्द का इस्तेमाल कॉन्स्टिट्यूशन अंदर नहीं किया गया, विच ओनली स्पीक्स ऑफ कंसल्टेशन बाय द प्रेसिडेंट। सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में तो इतना लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति कंसल्ट करेंगे। अब कंसल्ट किससे करेंगे और कौन उनको रिकमेंडेशंस देगा जो कंसल्ट के लिए है, वो सब चीज़ें कोलेजियम के अंडर है, जबकि कोलेजियम कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड नहीं है। यूजुअली द सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या ऑफ द कोर्ट आफ्टर द चीफ जस्टिस इन टर्म्स ऑफ द ईयर्स सर्व्ड इज रिकमेंडेड एज द सक्सेसर। तो जो अभी तक प्रोसीजर चल रहा है सुप्रीम कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, वो ऐसा चल रहा है कि जो इस टाइम के CGI हैं, मान लेते हैं इस टाइम पे NV रमना थे, तो जब NV रमना रिटायर हुए तो उनसे जस्ट जूनियर जो थे, यानी कि उनसे सीनियर मोस्ट अगर हम देखें तो सीनियर मोस्ट उनसे नीचे या उनके जस्ट जूनियर जो जज थे, जो जस्टिस UU ललित थे, चाहे उनका टेन्योर कितने भी कम दिन का क्यों ना हो, तो उनको अपॉइंट किया गया बिल्कुल एक तरीके के रूप में, कि उनको अपॉइंट किया गया कि आप CGI बनेंगे। तो इसी प्रकार से जस्टिस UU ललित जब रिटायर होने वाले होंगे तो वो अपने से जस्ट जूनियर जो दिनों में, अगर हम देखें कि कितने दिन की सर्विस आपकी हो गई है, उसके हिसाब से जूनियर और सीनियर होता है, तो उनसे जस्ट जूनियर जो जज होंगे सुप्रीम कोर्ट में, वो उनका नाम अपॉइंट कर देंगे, रिकमेंड कर देंगे सरकार में कि इनको CGI भारत का अगला बनाना चाहिए। तो दिस कन्वेंशन वॉज मेमोरेबली डिस्कार्डेड बाय फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, who appointed Justice A.N. Ray as CGI in 1973 over his seniors for a CGI more favorable to her regime। अब क्या हुआ कि ये जो तरीका है कि जो सीनियर मोस्ट जज होता है उसको आप सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाते हैं, ये तरीका जब इंदिरा गांधी की सरकार चल रही थी 1970s में, तो इंदिरा गांधी ने इस नॉर्म को, इस तरीके को, इस कन्वेंशन को फ्लाउटिंग की थी, यानी इसको एक तरह से आप कह सकते हैं इसका छेड़छाड़ की। तो उस टाइम पे इंदिरा गांधी ने जो जस्टिस A.N. रे हैं, जो 4th नंबर पे आते थे, उनको 3 जो उनके ऊपर लोग थे उनसे उठाकर उनको CGI बना दिया गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस आवेश में आके जो ऊपर के 3 जजेस थे उन्होंने रेजिग्नेशन भी दे दिया था अपना, क्योंकि
तरीका तो ये था कि जो सबसे ऊपर वाले थे उनको सीजीआई बनाना चाहिए था, जो तरीका चल रहा था। लेकिन क्योंकि जस्टिस एएन रे, इंदिरा गांधी उस टाइम की सरकार जो काम कर रही थी उसके फेवर में थे, जस्टिस एएन रे उनके साथ में थे, तो जब उनके साथ में थे तो उन्होंने उनके फेवरेबल होते हुए उनको सीजीआई बना दिया गया, जो कि अपने आप में तरीका एक बहुत ही ज़्यादा गलत था। आफ्टर द कॉलेजियम्स रिकमेंडेशन आर फाइनलाइज्ड एंड रिसीव्ड फ्रॉम द सीजीआई, लॉ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर के सामने रखते हैं, और फिर वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिकमेंडेशंस, वो सभी सुझाव जो हैं प्रेसिडेंट के सामने रखते हैं। एक ऑल्टरनेटिव प्रपोज किया गया था कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी बनानी चाहिए, कि जो कॉलेजियम सिस्टम है, यानी कि कोर्ट के लोग ही डिसाइड करते हैं कि अगला जज कौन बनेगा, यानी कि कोर्ट में ही डिसाइड हो रहा है कि अगला कोर्ट के अंदर कौन आएगा, तो ये चीज़ें ख़त्म करके एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी बनानी चाहिए, जिससे कि उसमें अलग अलग तरह के लोग हों, कुछ कोर्ट के भी लोग हों, सरकार के भी लोग हों, प्राइवेट भी लोग हों, और जो डिसाइड करेंगे कि अगले जज कौन बनेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी को, जिसको 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के साथ एक संवैधानिक बॉडी के रूप में बनाया जा रहा था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जा रहा था इसको बनाने के लिए, उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो वी सजेस्टेड अ बॉडी फॉर मेकिंग अपॉइंटमेंट्स कंप्राइजिंग द सीजीआई, 2 सीनियर मोस्ट जजेस। तो उसके अंदर कौन होते हैं? एनजेएसी के अंदर सीजीआई होते, 2 सीनियर मोस्ट जजेस होते, लॉ मिनिस्टर होते, और 2 एमिनेंट पर्सन्स होते, जो कि एक पैनल डिसाइड करते प्राइम मिनिस्टर को इंक्लूड करके, और सीजीआई एंड द लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी इन द लोकसभा, और जो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी होती है लोकसभा, वो भी होते। तो वाइल द बिल इंट्रोड्यूस्ड फॉर इट, उसको पार्लियामेंट द्वारा पास भी कर दिया गया, लेकिन अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में उसको स्ट्रक डाउन कर दिया, ये कहते हुए कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, यानी कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अगेंस्ट है। तो एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर वाज टू बी ड्राफ्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट प्रोसीजर, सेट द कोर्ट एट द टाइम। नेक्स्ट आता है GS3 से न्यूज़ आ रही है, छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट बाय मिस्टेक, यानी छत्तीसगढ़ में फॉरेस्ट कहा जा रहा है कि गलती से उसको फॉरेस्ट की कैटेगरी में रख दिया गया है। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी कि MOEFCC ने कहा है, हैज़ ऑब्जेक्टेड to the transfer of thousands of hectares of land without following due process by छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट as it was given by mistake to the forest department। तो उनका कहना ये है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कहा है ये, कि उसने गलती से बाय मिस्टेकिंगली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हज़ारों एकड़ ज़मीन दे दी थी या हज़ारों हेक्टेयर ज़मीन दे दी थी, उसको वो वापस ले रहा है। मिनिस्ट्री ने वार्न किया है दैट द लैंड इन क्वेश्चन इज अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट विच कैन नॉट बी गिवन अवे विदाउट फॉरेस्ट क्लियरेंस अंडर द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। तो सरकार का कहना ये है, मिनिस्टर ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का कहना ये है कि ऐसा नहीं हो सकता है कि क्योंकि वो ज़मीन जो है वो डिमार्केटेड अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, एक संरक्षित वन है, और वो बिना क्लियरेंस के फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत जब तक उसको क्लियरेंस नहीं मिलेगा तब तक वो नहीं दिया जा सकता। फॉरेस्ट की कैटेगरी देखें तो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास 2 तरह के जुरिस्डिक्शंस होते हैं, 2 तरह के फॉरेस्ट पे, जो कि नोटिफाई किए जाते हैं अंडर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927। तो एक तो कौन कौन से होते हैं? 2 तरह के होते हैं, एक तो होता है रिजर्व फॉरेस्ट, एक होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो रिजर्व फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे कोई भी राइट्स अलाउ नहीं है जब तक स्पेसिफाई नहीं किए जाएंगे, और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वो हैं द टाइप ऑफ फॉरेस्ट वेयर नो राइट्स आर बार्ड अनलेस स्पेसिफाइड, यानी कि यहाँ पे कोई भी राइट्स ऐसा नहीं है जो आपका बार किया जाएगा, यानी जिसको रोका जाएगा, यहाँ पे सारे हक लगेंगे, और रिजर्व फॉरेस्ट में कोई भी हक नहीं लगेगा। द विलेज और नगर पालिका फॉरेस्ट्स आर मैनेज्ड बाय स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट के द्वारा वो मैनेज किए जाते हैं। FC एक्ट यानी कि फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्ट 1980 इज अप्लाइड टू ऑल काइंड ऑफ फॉरेस्ट। तो ये सभी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो है 1980 का, तो ये सभी तरह के फॉरेस्ट में लगता है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कंट्रोल में हो, चाहे वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के कंट्रोल में हो। इट रिक्वायर्स स्टैच्यूटरी क्लियरेंस, यानी कि कानून बन के स्टैच्यूटरी क्लियरेंस उसको चाहिए बिफोर फॉरेस्ट कैन बी यूज्ड फॉर एनी नॉन फॉरेस्ट पर्पज़, जैसे कि इंडस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए या कंस्ट्रक्शन के लिए। 1976 में फॉरेस्ट को इंक्लूड कर दिया गया था कॉन्करेंट लिस्ट में अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इससे पहले ये स्टेट लिस्ट में आते थे, उसके बाद इसको कन्वर्ट करके यूनियन लिस्ट के में ना ला के कॉन्करेंट लिस्ट में ला दिया गया। फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है अगर हम देखें तो इंडियाज़ डेफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट हैज़ बिन टेकन on the basis of 3 criteria and very well accepted by UNFCCC and the FAO। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और UNFCCC ने जो डेफिनेशंस अपनाई हैं उसी के द्वारा भारत ने भी एक फॉरेस्ट की डेफिनेशन अपनाई है। तो फॉरेस्ट की डेफिनेशन क्या है? तो हम कब कहेंगे कि फॉरेस्ट होना चाहिए? वो चीज़ फॉरेस्ट है जब वहाँ पे जो ट्री का क्राउन कवर है वो 10 से 30% होगा। भारत में वो 10% है। क्राउन का मतलब ये होता है कि अगर ये पेड़ है तो इसकी जो ये जो कैनोपी है, ये चीज़ जो होती है इसको हम क्राउन कहते हैं।
फिर मिनिमम एरिया जो है स्टैंड का वो 0.05 से लेके 1 हेक्टेयर तक होना चाहिए। भारत में 1 हेक्टेयर है कि अगर 1 हेक्टेयर तक लगातार पेड़ है, जंगल है, तो उसको हम जंगल कह देते हैं, फॉरेस्ट कह देते हैं। मिनिमम हाइट जो है पेड़ों की वो 2 से 5 मीटर कही गई है। भारत में उसको 2 मीटर कहा गया है कि अगर 2 से 5 मीटर में या 2 मीटर का, अगर 2 मीटर से ऊंचे के पेड़ हैं वहाँ पे कहीं किसी जगह पे, तो उनको हम क्या कह देंगे, उनको हम जंगल कह देंगे, फॉरेस्ट कह देंगे। फॉरेस्ट कवर इज डिफाइंड एज ऑल लैंड मोर देन 1 हेक्टेयर इन एरिया। फॉरेस्ट कवर किसको कहा गया है? फॉरेस्ट कवर उसको कहा गया है सारी ज़मीन जो कि 1 हेक्टेयर से ज़्यादा है की है, जहाँ पे ट्री कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा है। इससे मतलब नहीं है कि उसका स्टेटस क्या है और उसको ओन कौन करता है, यानी कि वो प्राइवेट ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है, इससे कोई मतलब नहीं है। किसी पर्सन ने बाग लगा रखा है एक, या वो सही में जंगल है, उससे कोई मतलब नहीं है। 1 हेक्टेयर से ऊपर की ज़मीन पर अगर 10% की कैनोपी से ज़्यादा पेड़ लगे हुए हैं वहाँ पे, तो हम ये मान लेंगे कि वो अपना आप में जंगल है। ये भारत की डेफिनेशन है। सच लैंड मे नॉट नेसेसरली बी अ रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। जरूरी नहीं है कि वो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया हो, वो किसी का बागान भी हो सकता है, बैम्बू भी हो सकता है, वहाँ पे पाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी ब्रॉड डेफिनेशन दी फॉरेस्ट की 1996 में। उन्होंने क्या कहा? एज पर द सुप्रीम कोर्ट डेफिनेशन, एनी लैंड दैट इज पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट वर्किंग प्लान और अंडर द कंट्रोल ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज फॉरेस्ट लैंड इररेस्पेक्टिव ऑफ ट्री कवर, ग्रास लैंड या रॉकी सर्फेस। यानी कि उससे मतलब नहीं है कि वहाँ पे ग्रास लैंड है, रॉकी सर्फेसिस हैं, पेड़ कितने हैं, उससे मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का केस क्या है अगर देखें तो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया जो है छत्तीसगढ़ में वो 44% है। यानी कि छत्तीसगढ़ का जितना भी एरिया है उसमें से लगभग 44% एरिया ऐसा है जो कि जंगलों से घिरा हुआ है। स्टेट गवर्नमेंट क्लेम्स दैट देयर इज़ अ लैक ऑफ लैंड अवेलेबल फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर्टिकुलरली इन द ट्राइबल एरियाज। मार्च 2022 में चीफ मिनिस्टर ने अनाउंस किया था कि 300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया को, बस्तर रीजन के आसपास के एरिया को ऑरेंज एरिया कह दिया जाएगा। तो ऑरेंज एरिया क्या है अगर हम देखें तो ज़मींदारी सिस्टम में विलेजर्स को लोकल मालगुजारी देना पड़ता था, यानी कि लाइवलीहुड कंसेशन देना पड़ता था कि हम अपनी गुजारी के लिए जो कमा रहे हैं उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को देना पड़ता था। द फॉरेस्ट केम अंडर द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जहाँ पे जमींदारी को ख़त्म कर दिया गया 1951 में। 1958 में, क्योंकि उस टाइम पे छत्तीसगढ़ का जो आज इलाका है उस टाइम पे वो एमपी के अंदर हुआ करता था, मध्य प्रदेश में, क्योंकि छत्तीसगढ़ एमपी से अलग होकर बना है। छत्तीसगढ़ बना है 2000 में, हम बात कर रहे हैं 1958 की। तो 1958 में जो सरकार थी मध्य प्रदेश की, उसने नोटिफाई किया कि ऑल दीज फॉरेस्ट एज प्रोटेक्टेड एरियाज अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, सारी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर हैं। ग्राउंड सर्वे किए गए, कैटेगराइजेशन किया गया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का, 1960s तक ये चलता रहा। आइदर टू क्रिएट ब्लॉक्स ऑफ सुटेबल पैचेस फॉर डिक्लेरेशन एज रिजर्व फॉरेस्ट। फिर एमपी ने अमेंड किया एक इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में, 1965 में इसको अमेंड किया गया, जब फॉरेस्ट को फिगर किया गया स्टेट लिस्ट में टू अलाउ डी नोटिफिकेशन ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। फिर आता है कि अनडिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वर हाईलाइटेड इन ऑरेंज, तो उनको ऑरेंज में हाईलाइट कर दिया गया। जो ये इशू है छत्तीसगढ़ वाला जो इशू है अगर हम उसका देखें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट टू द रेवेन्यू डिपार्टमेंट कंटिन्यूड अंटिल 1976। तो 1976 तक यही कहानी चलती रही कि जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट थे उनको ट्रांसफ़र करते रहे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। मध्य प्रदेश सीक अ फ्रेश सर्वे टू शिफ्ट क्वालिटी फॉरेस्ट पैचेज बैक टू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, लेकिन न्यू गवर्नमेंट ने 1978 में हैड स्विच्ड द फोकस टू सेटलिंग एनक्रोचमेंट्स, की जो इंक्रोचमेंट थे जिन लोगों ने कब्जा कर लिया था अवैध रूप से, उनको सेटल करने में लगे रहे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट केम इन 1980, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आता है, एंड रिक्वायर्ड सेंट्रल क्लियरेंस फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज़ ऑफ फॉरेस्ट लैंड। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 में आता है वो ये कहता है कि वन भूमि को अगर आपको गैर वन उपयोग के लिए इस्तेमाल करना है तो उसमें केंद्र की मंजूरी की आवश्यकता आपको पड़ेगी। तो इट लेड टू अ सिचुएशन जहाँ पे राइट्स ऑफ विलेजर्स इंक्लूडिंग जो कि गवर्नमेंट ने पट्टा के थ्रू पट्टा देकर उनको सेटल करवाया था, वो सब कैसे हो गए, वो सब रेस्ट्रिक्टेड हो गए, यानी कि अधिकार प्रतिबंधित रह गए। तो 2020 में एक टास्क फोर्स भी लगाई गई मध्य प्रदेश के द्वारा, जिससे कि ये जो डेडलॉक है पट्टा होल्डर्स को, जिन्होंने ज़मीन का पट्टा लिया हुआ होता है, यानी कि हक लिया हुआ होता है, तो उन सब के ऊपर जो था उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने टास्क फोर्स भी बनाई जिसको इसको सॉल्व किया जा सके। फिर जब एमपी को स्प्लिट कर दिया गया, एमपी और छत्तीसगढ़ दो अलग अलग राज्य बन गए, तब क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ ने ये ऑरेंज क्षेत्र जो था ये मध्य प्रदेश से ले लिया 2000 के बाद। इट रैंक्ड सेकंड आफ्टर उड़ीसा इन इम्प्लीमेंटिंग द फॉरेस्ट राइट एक्ट। तो उड़ीसा के बाद एमपी, छत्तीसगढ़ की दूसरी रैंक आती है कि जिसने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 इंप्लीमेंट किया। ये इंप्लीमेंट कब करना पड़ रहा है, जब आपके पास ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है। उड़ीसा में बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन है, तो इसलिए ये भी हमें करना पड़ रहा है। लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप जो था छत्तीसगढ़ का वो ये था कि टू फाइंड लैंड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ट्राइबल बेल्ट, की ट्राइबल लोगों के डेवलपमेंट के लिए हमें लैंड को चिन्हित करना था। बट इन दैट प्रोसेस इट डिड नॉट सीक सेंट्रल क्लियरेंस टू ट्रांसफर ओवर 300 स्क्वायर किलोमीटर टू रेवेन्यू डिपार्टमेंट। अब इसमें क्या हुआ, छत्तीसगढ़ ने ये स्टेप तो लिया कि ट्राइबल बेल्ट के को अगर डेवलप करवाना है ज़मीन ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी,
लेकिन उस ज़मीन को ट्रांसफ़र करने में उसने सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली, खुद से ही ज़मीन को क्लियर कर दिया, खुद से ही ज़मीन को पास कर दिया, जबकि ज़मीन को पास नहीं किया जा सकता था क्योंकि फॉरेस्ट बाद में कॉन्करेंट लिस्ट का एक टॉपिक बन गया था। तो अलग अलग व्यूज़ क्या हैं इस इशू पे अगर देखें तो एक विजुअल सर्वे कैन नॉट डिटरमाइन इफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड डिड नॉट मीट द डेफिनेशन एन एरिया गेट्स द स्टेटस ऑफ फॉरेस्ट लैंड एज पर द 1996 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। तो 1996 का जो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर है उसके हिसाब से किसी ज़मीन को फॉरेस्ट लैंड का ऑर्डर मिलता है एंड हेंस कम्स अंडर द फॉरेस्ट क्लियरेंस एक्ट या फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 आफ्टर इट हैज़ बीन ब्रॉट अंडर द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। ड्यू टू 1965 amendment to the Indian Forest Act 1927, Chhattisgarh can still denotify protected forest unilaterally. It may also vest management of any land with any department since the state owns all land within its boundaries। तो उनका कहना यह है कि जो मैनेजमेंट है किसी भी ज़मीन का वो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ हो सकता है क्योंकि किसी भी राज्य में जो ज़मीन है वो राज्य की ही होती है। However, if the stated purpose is non-forest use such as the construction of industries, infrastructure, तो स्टेट को सेंट्रल क्लियरेंस की ज़रूरत है। अगर उस ज़मीन को आपको फॉरेस्ट यूज़ ना करके किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करनी है, वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगानी है, सड़कें बनानी है, कुछ भी करना है, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है प्राइम मिनिस्टर ने एक कच्छ ब्रांच कैनाल लॉन्च की है गुजरात के अंदर, तो उसकी बात करते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर विल इनाग्रेट द 357.18 किलोमीटर लॉन्ग कच्छ ब्रांच कैनाल, तो जो सरदार सरोवर नर्मदा डैम से निकलेगी और 357 किलोमीटर लंबी कैनाल बनाई गई है जो इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट 750 किलोमीटर्स अवे टू द लास्ट ऑफ द विलेजेस ऑफ गुजरात मांडवी तालुका मोडकुबा। तो गुजरात का जो मांडवी तालुका है बिल्कुल लास्ट के जो गांव हैं मोडकुबा वाले जो गांव हैं वहाँ तक वो कैनाल जाएगी जिससे कि गुजरात में हरियाली आ सके, वहाँ पे खेती को बढ़ावा दिया जा सके। बिल्ट एट द कॉस्ट ऑफ 6493 करोड़ सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड ऑफिशियल क्लेम्स केबीसी यानी कि जो ये जो कैनाल है यानी कि कच्छ ब्रांच कैनाल एज द लॉन्गेस्ट ब्रांच कैनाल इन द वर्ल्ड। तो ये ब्रांच कैनाल है और दुनिया की सबसे लंबी ब्रांच कैनाल इसको माना गया। तो ब्रांच कैनाल क्या होती है, ये अगर नदी है फॉर एग्जांपल ये रिवर बह रही है, इस रिवर पे आपने यहाँ पे बैराज बनाया, ये बैराज बनाने के बाद आपने क्या करा यहाँ से एक नहर निकाल दी, तो ये जो नहर निकली है ये तो है मेन कैनाल, एमसी कह देता हूँ इसको, एमसी ये मेन कैनाल है। लेकिन मेन कैनाल तो एक सीधी सीधी कैनाल जा रही है, इससे जो आसपास के मतलब यहाँ पे गांव हैं यहाँ पे गांव हैं उनको पानी नहीं मिल पाएगा। तो अगर मैं यहाँ से एक छोटा सा एक बैराज बना के यहाँ से और कैनाल निकाल देता हूँ, यहाँ से और कैनाल निकाल देता हूँ, तो इन कैनाल को कहेंगे ब्रांच कैनाल। तो ये बहुत लंबी ब्रांच कैनाल है, ये जो बीसी है वो ब्रांच कैनाल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एमसी है वो मेन कैनाल को कर रहा है। तो मुख्य कैनाल से जो ब्रांच निकल जाती हैं उनको ब्रांच कैनाल कहा जा रहा है। तो इस तरह से ये कच्छ की ब्रांच कैनाल है जो सबसे लंबी ब्रांच कैनाल मानी जा रही है। तो इंपॉर्टेंस क्या है इस प्रोजेक्ट की अगर हम देखें, सौराष्ट्र एंड नॉर्थ गुजरात रीजन हैव बीन रिसीविंग नर्मदा वाटर्स थ्रू दी सौराष्ट्र ब्रांच कैनाल। जो सौराष्ट्र का रीजन है और नॉर्थ गुजरात का रीजन है, क्योंकि नीचे वाला जो रीजन है वो तो काठियावाड़ का एरिया आता है गुजरात में, ऊपर वाला जो रीजन आता है वो सौराष्ट्र का रीजन है। तो सौराष्ट्र और नॉर्थ गुजरात के जो रीजन्स हैं वो नर्मदा के पानी से को प्राप्त करते हैं सौराष्ट्र ब्रांच कैनाल से, और उसकी जो 6 सब ब्रांच कैनाल्स हैं उसके थ्रू। द केबीसी विच ऑफ टेक्स फ्रॉम द नर्मदा मेन कैनाल एट सलीम नगर इन खंकरेज तालुका ऑफ बनासकंठा डिस्ट्रिक्ट was delayed because of the many engineering challenges। तो कई सारे इंजीनियरिंग चैलेंजेस थे उस जगह पे, तो उसके वजह से उसमें डिले होता रहा। वाइल कंस्ट्रक्टिंग ऑन द टेरेन ऑफ द रन ऑफ कच्छ, क्योंकि रन ऑफ कच्छ पे उसको बनाया जा रहा है तो वहाँ पे बहुत दिक्कत हो रही है। एंड लैंड एक्विजिशन ऑफ 115 हेक्टेयर विच वॉज पेंडिंग इन अंजर, गांधीधाम, मांडवी एंड मुंद्रा तालुक कवरिंग अ टोटल ऑफ 13.860 किलोमीटर। तो ये कच्छ ब्रांच कैनाल है जिसको बनाया जा रहा है, ये बनासकंठा ज़िले में है, ये बनासकंठा है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये पाटन है, तो इस सब जगह पे इस तरह से बन रही है। तो एक बार आप इसको देख सकते हैं फिगर को, ये पीडीएफ में इंक्लूड कर दी गई है, इसको थोड़ा आप जूम करके भी देख सकते हैं इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। केबीसी इज़ रेडी टू कैरी वाटर इन इट्स एंटायर लेंथ कवरिंग 733 किलोमीटर फ्रॉम सरदार सरोवर इन केवड़िया इन नर्मदा डिस्ट्रिक्ट वेयर द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज लोकेटेड टू मोडकुबा। यानी कि केबीसी जो है यानी कि जो कच्छ ब्रांच कैनाल है ये 733 किलोमीटर की लंबी है और ये पूरी की पूरी तैयार हो चुकी है बन के, और ये सरदार सरोवर डैम से लेके जो आखिरी गाँव है मोडकुबा तक वहाँ तक जाने के लिए तैयार है। तो इसके साथ आज के करंट अफेयर्स कंप्लीट होते हैं गाइस। जिसमें आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो आपको कैसी लगती है उसको जरूर बताइए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।